नमस्कार दोस्तों, आज एक और पारिवारिक कहानी में मैं आपका स्वागत करती हूँ। आज की कहानी है गुनाहों का प्रायश्चित। रात के 12 बज रहे थे, लेकिन राधा रमण जी की आंखों से नींद मानो कोसों दूर थी। पलंग पर बड़ी बेचैनी से वह करवटें बदल रहे थे। घर में वह बिल्कुल अकेले थे। पत्नी लोला स्थानीय क्लब के वार्षिक समारोह में गई हुई थी। बेटा अनिरुद्ध तो रात के 1 बजे से पहले कभी घर लौटता ही नहीं। रोज अपने मन चले दोस्तों की मंडली के साथ डिस्को थे पिक्चर पार्टियों में व्यस्त रहता। बेटी प्रिया भी जवानी के जोश में डिस्को थे दोस्तों पार्टियों में व्यस्त रहा करती तथा रात के 12 बजे से पहले कभी घर नहीं लौटती। पत्नी से कहकर वह हार गए थे जवान बेटी पर अंकुश रखे, लेकिन हर बार पत्नी उनकी बात यह कहकर मखौल में उड़ा देती कि वह बहुत पुराने विचारों की है। आज के आधुनिक युग में बेटा बेटी अगर अपना वक्त अपने दोस्तों के साथ मौज मस्ती में बिताते हैं तो उसमें आखिर हर्ज ही क्या है। और वह बेटे बेटी की उन्मत्त जीवन शैली को देख देख कर झींकते रह जाते। पत्नी की जिस आधुनिकता पर रीछ कभी उन्होंने उसे वरा था, जीवन के इस मोड़ पर वही आधुनिकता अब उनके गले की फांस बन गई थी। कभी कभी उन्हें लगता विधाता उन्हें अपनी पूर्व पत्नी के प्रति किए गए घोर अन्याय का गिन गिन कर उनसे बदला ले रहा है। बरसों पहले जवानी के जोश में वह किस निर्दयता से अपनी सीधी साधी सरल पत्नी निर्मला को त्याग आए थे, दूध मही 3 बेटियों के साथ। न जाने अब वह कहाँ किस हाल में होगी, उनकी बेटियों का क्या हश्र हुआ होगा। तभी घर का मुख्य दरवाज़ा खुला और उन्होंने दरवाजे की आड़ से देखा। सिगरेट का धुआं उड़ाती उनकी बेटी अपने कमरे की ओर बढ़ी थी। यह क्या देखने को वह बच्चे हैं, बेटी खुलेआम सिगरेट पीने लगी है। बेटी को इस बदहाल में देखने के बाद राधा रमण जी को लगा था उनकी सांसें उखड़ने लगी है कि तभी दरवाज़ा खड़का और उन्होंने देखा उनका बेटा शराब के नशे में झूमता हुआ घर में घुसा था। राधा रमण जी को लगा उनका दम निकल जाएगा। करीब आधे घंटे बाद इत्र से महकती गमकती गहनों से लदी फदी उनकी पत्नी घर में घुसी थी, जिसे देखते ही उनका रक्तचाप बढ़ गया तथा वह चिल्ला उठे, रात के 1 बजे हैं और तुम्हारा अब वक्त हुआ है घर में घुसने का। भले घर की शरीफ बहू बेटियों को क्या यह वक्त होता है घर आने का। खुद के तो लक्षण इतने निराले हैं, बच्चों को भी अपने ही रंग में रंगने में कोई कसर नहीं छोड़ी है तुमने। कुछ पता है दोनों अभी अभी घर में घुसे हैं। जवाब में उनकी पत्नी भी कर्कश स्वर में चिल्ला उठी, आप तो बुढ़ापे में सनक गए हैं, न खुद जिंदगी का मजा लूटते हैं, न हमें जिंदगी का लुत्फ चैन से उठाने देते हैं। बच्चे जवानी में मौज मस्ती नहीं करेंगे तो क्या बुढ़ापे में करेंगे। पत्नी के ये कटु वचन सुनकर उनकी इच्छा हुई कि वह उसका सर फोड़ डाले, लेकिन अपने गुस्से को नियंत्रित करते हुए वह वापस अपने पलंग पर लेट गए। ऐसे क्षणों में उन्हें अपनी सरला पूर्व पत्नी निर्मला बहुत याद आने लगी थी। उसकी धीर गंभीर बाड़ी उनके कानों में गूंजने लगती, जिससे कभी वह बेहद चिढ़ा करते थे। एक छोटे से कस्बे में जन्मे राधा रमण जी बचपन से अति कुशाग्र बुद्धि के थे। कॉलेज में अच्छे परिणाम की बदौलत उन्हें डॉक्टरी में दाखिला मिल गया। डॉक्टरी में दाखिला मिलते ही उनके पिता ने जबरदस्ती उनके ना चाहते हुए भी उनकी शादी एक धनी घराने की सुंदर सुशील कन्या निर्मला से कर दी। डॉक्टरी पास करते करते निर्मला ने उन्हें 3 सुंदर बेटियों का पिता बना दिया। बाद में वह सरकारी नौकरी में लग गए। उसी नौकरी में लोला नाम की एक क्रिश्चियन नर्स से उनका परिचय बढ़ा तथा धीरे धीरे वह उसके प्रेम पास में बुरी तरह जकड़ गए। लोला के प्रेम का नशा उन पर इस बुरी तरह हावी हो गया कि उसके प्यार में वह अपनी सीधी सादी पत्नी निर्मला तथा अपनी 3 नन्ही बेटियों को भी भुला बैठे। निर्मला उनके पिता के कस्बे के पैतृक मकान में रहा करती थी। पिता की मृत्यु हो चुकी थी, केवल उनकी मां निर्मला के साथ रहा करती। दिल्ली से वह सप्ताहांत पर ही घर आया करते, लेकिन लोला से प्रेम की पेंगे बढ़ने के बाद उन्हें महीना भर हो जाया करता घर आए हुए। मां की मृत्यु के बाद तो वह जैसे और निडर हो गए थे तथा 2 महीने निर्मला के पास नहीं आते। लोला ने उन पर जब विवाह के लिए ज़्यादा जोर डाला तो एक दिन वह भोली भाली निर्मला से तलाक के कागज़ों पर धोखे से हस्ताक्षर करवा कर ले गए और उन्होंने निर्मला को अपना कठोर निर्णय सुना दिया। तुमने मुझे एक बेटा पैदा करके नहीं दिया, बेटे की वजह से मैं दूसरी शादी कर रहा हूँ। मुझे अपना वंश बढ़ाने के लिए एक बेटा हर हाल में चाहिए। भविष्य में मुझसे मिलने की हरगिज कोशिश नहीं करना।
तुम्हारा और बच्चों का घर खर्च घर के किराए की आमदनी से चल जाएगा। किराए की आमदनी पर हमेशा तुम्हारा ही अधिकार होगा। बस मुझसे मिलने की कोशिश कभी मत करना। तुम्हारा मेरा रिश्ता खत्म। यह कहकर सिसकती निर्मला को छोड़ जब दिल्ली आए तब से वहीं लोला के साथ बस गए। लोला जैसी अत्याधुनिक युवती से विवाह कर वह परम संतुष्ट थे। अब वह लोला को अपने पढ़े लिखे डॉक्टर मित्रों के सामाजिक दायरे में गर्व से अपनी पत्नी के रूप में परिचय कराते। धीरे धीरे वह अपनी डॉक्टरी में अत्यंत व्यस्त होते गए। डॉक्टरी के पेशे में वह अत्यंत सफल रहे। एक कुशल सर्जन के रूप में उन्हें अपार सफलता मिली तथा धीरे धीरे उन्होंने अपना निजी नर्सिंग होम भी खोल लिया। दिल्ली तथा आसपास के क्षेत्रों में उनके 3 बढ़िया नर्सिंग होम चल रहे थे। लोला ने उन्हें एक बेटा और एक बेटी दी थी। बचपन में वे दोनों उनकी आंखों के तारे हुआ करते। लोला उनकी गृहस्थी की वैसे देखभाल नहीं कर पाती जैसे कि उन्हें अपेक्षा थी। लोला घर गृहस्थी बच्चों में संतुष्ट रहने वाली युवती नहीं थी। वह घर के बाहर अपनी सहेलियों में ज़्यादा सुखी रहती। उसका सामाजिक दायरा अत्यंत विस्तृत था। न जाने कितने क्लबों की तो वह सदस्य थी। आए दिन वह अपने विभिन्न क्लबों की विभिन्न गतिविधियों में व्यस्त रहा करती। बच्चे जब छोटे थे तो वे नौकरों और आया के भरोसे रहकर पल गए। जैसे जैसे बच्चे बड़े होते गए वे भी माँ की देखा देखी घर से बाहर ज़्यादा वक्त बिताया करते। दोनों बच्चों की अपनी अपनी विस्तृत मित्र मंडली थी तथा दोनों उसमें देर रात तक व्यस्त रहा करते। राधा रमन ने कई बार लोला को बच्चों की शिक्षा दीक्षा की ओर ध्यान देने के बारे में समझाने की कोशिश की, लेकिन लोला पर इसका कभी कोई असर नहीं हुआ। यही वजह थी कि दोनों ग्रेजुएशन तक नहीं कर पाए तथा बीच में ही दोनों ने पढ़ाई छोड़ दी। सुबह राधा रमन जी उठे तो उनका सर अत्यंत भारी था। रात से ही वे अत्यंत क्षुब्ध थे तथा सुबह सवेरे नौकर से चाय बनवा कर पीकर वे अपनी गाड़ी लेकर दिल्ली के पास के कस्बे के नर्सिंग होम की ओर चल पड़े। नर्सिंग होम जाकर उन्होंने देखा नर्सिंग होम की एक कनिष्ठ डॉक्टर स्निग्धा अपनी रात की ड्यूटी पर बड़ी मुस्तैदी से अपनी सीट पर बैठी हुई थी। उनके नर्सिंग होम में जब से वे डॉक्टर आई थी उसमें स्त्री रोगों के मरीजों की संख्या में अनुपेक्षित उठाव आया था। वह डॉक्टर एक कुशल सर्जन थी तथा अत्यंत कम समय में वह बहुत प्रसिद्ध हो गई थी। वह युवती न जाने क्यों राधा रमन जी को बहुत अच्छी लगा करती। उसे देख अनजाने में ही वह ममता से मानो भीतर तक भीग जाते। व्यवहार से वह इतनी शालीन तथा बड़े बुजुर्गों को मान सम्मान देने वाली लगती कि उससे बातें कर राधा रमन जी बड़ी संतुष्टि महसूस किया करते। रविवार को नर्सिंग होम पहुंचने पर उन्हें पता चला कि डॉक्टर स्निग्धा उस दिन छुट्टी पर थी। राधा रमन जी से न जाने क्यों उस दिन डॉक्टर स्निग्धा से मिले बिना नहीं रहा गया और वह नर्सिंग होम के परिसर में बने डॉक्टरों के फ्लैट्स की ओर चल दिए। स्निग्धा के फ्लैट्स के दरवाजे पर पहुंचते ही वह ठिठक कर रह गए। भीतर से स्निग्धा की मधुर आवाज़ में रामायण के सुंदर कांड पाठ की आवाज़ ठीक उसी लहजे से आ रही थी जिस लहजे में उनकी पूर्व पत्नी बीते दिनों में गाया करती थी। भीतर ड्राइंग रूम में वह स्निग्धा की प्रतीक्षा करने लगे। चंदन का तिलक लगाए सद्य स्नाता स्निग्धा ने आकर उनके चरण स्पर्श किए तथा उन्हें भगवान का प्रसाद दिया। राधा रमन जी ने स्निग्धा से पूछा, क्यों बेटी इतनी व्यस्त दिनचर्या में भी भगवान की पूजा का वक्त निकाल लेती हो? सर, मेरी माँ ने बचपन से ही हमारी आदत डाल दी है कि नहाने के बाद रामायण की कुछ चौपाइयों का पाठ किए बिना हम बने कुछ खाती नहीं हैं। कल रात से माँ को बहुत तेज़ बुखार आ रहा है इसलिए मुझे आज छुट्टी लेनी पड़ी। माँ की तबीयत खराब है, चलो अपनी माँ से मिलवाओ तो सही मुझे। हाँ सर, चलिए भीतर। अगरबत्ती और धूप की भीनी भीनी खुशबू से महकते कमरे में जैसे ही उन्होंने प्रवेश किया सामने पलंग पर लेटी महिला को देखकर उनके पांव जड़ हो गए तथा जुबान को जैसे लकवा मार गया। वह प्रौढ़ा महिला और कोई नहीं थी, उनकी पूर्व पत्नी निर्मला थी। निर्मला भी उन्हें देखकर चौंक गई थी लेकिन उसने शीघ्र ही अपने आप को संयत कर लिया। स्निग्धा ने उनका परिचय अपनी माँ से कराया। माँ, यह नर्सिंग होम के हमारे सर हैं। नर्सिंग होम इनका ही है और यह मेरी बहन चंदना है। यह पुलिस विभाग में उप पुलिस अधीक्षक है तथा यह मेरी छोटी बहन अमृता है। इसने अभी अभी इंजीनियरिंग की अंतिम वर्ष की परीक्षा दी है। दोनों अति आकर्षक युवतियों ने उन्हें सादर रूप से प्रणाम किया। अपनी तीनों बेटियों को जीवन में इतनी अच्छी तरह से व्यवस्थित देखकर राधा रमन जी की खुशी का पारावार न रहा था, लेकिन दूसरी ओर अगले ही क्षण वह घोर पीड़ा से भर उठे। इतनी प्यारी बेटियों का पिता होने का सौभाग्य प्राप्त होने पर भी
वह उन्हें बेटी कहकर नहीं बुला सकते थे। तीनों बेटियां बीमार माँ की सेवा सुसुरवा में व्यस्त थीं। अमृता माँ के माथे पर बर्फ की पट्टी रख रही थी तो चंदना उन्हें दवाई देने में व्यस्त थी। यूं बेटियों को माँ की परिचर्या में व्यस्त देख उनके सीने में एक हूक सी उठी। वह भी तो अभी पिछले पखवाड़े बीमार पड़े थे, लेकिन उनके बीमार पड़ने पर उनकी पत्नी और बच्चों ने उनकी सेवा करना तो दूर, वे उनके पास घर पर टिके तक नहीं थे। बीमारी की हालत में भी पत्नी और बच्चे उनकी जरा भी परवाह नहीं करते। सारा दिन घर से बाहर रहते तथा वह अकेले अपने कमरे में पड़े रहते। उन्होंने सोचा किस्मत वाली है निर्मला जो उसे इतनी अच्छी संवेदनशील बेटियां मिली है, और एक दिन इन्हीं बेटियों को बेसहारा छोड़कर वह अपनी जिंदगी से निकल आए थे। अत्यंत क्षोभ और संताप से उन्होंने सोचा। उस दिन सोमवार था। स्निग्धा ऑपरेशन थिएटर में व्यस्त थी। वह यूं ही नर्सिंग होम के परिसर में उद्देश्यहीन घूम रहे थे कि उन्होंने देखा दूर सड़क पर चंदना तथा अमृता कहीं जा रही थी। तत्काल ही उनके ज़हन में सोच कौधा, निर्मला घर में अकेली होगी, उससे अकेले में मिलने का अच्छा मौका है। यह सोच वह द्रुत गति से स्निग्धा के फ्लैट की ओर चल पड़े। उन्होंने उसके फ्लैट का दरवाज़ा खटखटाया। भीतर से निर्मला निकली थी। उसने उनसे कहा, घर में तीनों में से कोई नहीं है, आप यहाँ से चले जाइए। उन्होंने उससे कहा, मैं अभी चला जाऊँगा, बस एक बार मेरी बात सुन लो निर्मला। बहुत दिनों से सोच रहा था तुमसे मिलने के विषय में, तो आज चला ही आया। निर्मला, तुमने मेरी बेटियों का पालन पोषण बहुत अच्छे ढंग से किया है। मुझे कभी कभी बहुत पश्चाताप होता है। मैंने तुम्हारे साथ बहुत अन्याय किया, बेवजह तुम्हें इतना सताया। खैर, विधाता ने तुम्हारे साथ पूरा न्याय किया है। तुम्हें इतना प्यार करने वाली सुघड़ संस्कारी लायक बेटियां दी हैं। उनके रहते अब तुम्हें ज़िंदगी से कोई शिकायत नहीं होगी। मुझे गम है तो सिर्फ इस बात का कि मैंने इतनी प्यारी योग्य बेटियों का बाप कहलाने का हक स्वयं अपने हाथों से खो दिया। खैर, विधाता ने मुझे अपने किए अन्याय की सजा दे दी। लोला मेरी बीबी से मेरा एक बेटा और एक बेटी हुई है, लेकिन दोनों ही बहुत नालायक निकले हैं। उनकी माँ ने उन्हें न तो कोई संस्कार दिए हैं, न ही शिक्षा के महत्व को समझा। आज मैं तुमसे बस एक विनती करने आया हूँ। मुझे अपनी बच्चियों को अपनी बेटियाँ कहने का हक दे दो। उन्हें बता दो कि मैं उनका बाप हूँ। उन्हें बता चुकी हूँ कि तुम ही उनके पिता हो, लेकिन जानते हो इस खबर की क्या प्रतिक्रिया हुई उन पर? स्निग्धा ने कल ही दूसरे अस्पताल में नौकरी के लिए आवेदन कर दिया है तथा 30 तारीख को हम यहाँ से हमेशा के लिए चले जाएंगे। चंदना तो कल ही यहाँ से जाने को तैयार थी। बड़ी मुश्किल से मैंने उन्हें 30 तारीख तक यहाँ रुकने के लिए मनाया है। तीनों की तीनों तो तुम्हारा मुँह देखने तक को तैयार नहीं है। और हाँ, अब तो खैर हम यहाँ से चले ही जाएंगे। तब तक मुझसे यहाँ आकर मिलने की कोशिश मत करना, कुछ ठीक नहीं लगता। ठीक है, तुम जो चाहती हो वही होगा। बस एक आखिरी बात, अपनी और मेरी बेटियों की एक फ़ोटो मुझे दे दो, मैं उसी के सहारे अपने दिन काट लूँगा। अच्छा, लाती हूँ, कहकर निर्मला ने अपने परिवार का एक फ़ोटो उन्हें भीतर से ला कर दिया, जिसे लेकर वह भारी कदमों से घर लौट गए। एक टूटे दिल का एहसास लिए उन्हें अनुभव हो रहा था जैसे अपना सब कुछ वह कहीं खो आए हों। और आज उन्हें एहसास हुआ कि अगर सच्चे जीवन साथी की कद्र नहीं की जाए तो इंसान जीवन में कभी भी खुश नहीं रह सकता है। आज उनके साथ हुआ। उनके पास एक बेटा, एक बेटी और एक पत्नी, सब कुछ है, पैसा है, प्रॉपर्टी है, लेकिन फिर भी उनकी ज़िंदगी में सुकून नहीं है। आज वह पश्चाताप की अग्नि में जल रहे थे। अपनी बेटियों को गले लगा लेना चाहते थे, अपनी बेटियों के और उनकी माँ के पैरों में गिरकर माफ़ी मांगना चाहते थे। लेकिन वह ये बात अच्छी तरह से समझ रहे थे कि जो समय निकल गया है उसे मैं वापस नहीं ला सकता हूँ। निर्मला और उनकी बेटियों ने जो संघर्ष करके यहाँ तक का मुकाम हासिल किया है, वह दुख और परेशानियाँ सिर्फ मेरे एक माफ़ी मांगने से ख़त्म नहीं हो सकती हैं। और कुछ गुनाहों की माफ़ी नहीं होती है, उनका सिर्फ होता है तो पश्चाताप। दोस्तों, ऐसा बहुत बार होता है कि लोग अपने सीधी सादी पत्नी की कद्र ना करते हुए बाहरी दिखावों को ज़्यादा महत्व देते हैं। लेकिन जब तक उन्हें इस बात का एहसास होता है कि बाहरी दिखावा सिर्फ भ्रम है, असली खूबसूरती तो इंसान की सूरत नहीं सीरत होती है, तब तक बहुत देर हो चुकी होती है और उन्हें सिर्फ हाथ मलने के अलावा और कुछ नहीं मिलता है। इसलिए हमेशा ज़िंदगी में अपने जीवन साथी की कद्र करें, क्योंकि सच्चा जीवन साथी बहुत किस्मत वालों को मिलता है। आपको यह कहानी कैसी लगी, आप मुझे अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगली कहानी में।